गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं जो पहले हमने पढ़ा एवोल्यूशन का जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसके अंदर पहले हमने पढ़ा कि बायो कीमोजेनेसिस थ्योरी, जिसके अंदर क्या है कि भी केमिकल रिएक्शंस की वजह से जिसको नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी बोला गया था, मेटलिस्टिक थ्योरी भी बोला गया था। तो उसी के रिगार्डिंग जो दूसरी थ्योरी थी वो थी बायोजेनी, वो कीमोजेनी थी, मतलब केमिकल्स रिएक्शन से प्रिमिटिव जो फ्री स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल थे उससे फिर एटम्स थे, फिर मॉलिक्यूल बने, फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बन गए। तो ऐसे करके वो केमिकल की वजह से इवोल्यूशन हुआ, लाइफ ऐसा माना गया। उसी के रिगार्ड में, उसी के अपोज में या कह सकते हैं वहाँ पे एक थ्योरी और आई जिसको बोला बायोजेनी थ्योरी। तो बायोजेनी में क्या बताया कि विद द हेल्प ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, देखिए हम एक ले लेते हैं, एक यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई रेड कलर का मार्कर। तो इसकी बायोजेनी जो थ्योरी था इसके अंदर बताया कि विद द हेल्प ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ की हेल्प से जीन्स जो थे एग्रीगेट हो गए, जीन्स एग्रीगेटेड जो थे वो बिकेम सराउंडेड बाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एंजाइम्स। मतलब जीन्स जो न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह बन गए थे उनके अराउंड एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया, और उसके अंदर उस सिस्टम में क्या थे, एंजाइम्स थे, जिसको बोला गया साइटोप्लाज्म, जिसको बोला गया साइटोप्लाज्म। अब ये देखो, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल था, इसके बाद एक ऐसे ऐसे एंजाइमेटिक जो कंपाउंड्स हैं वो एग्रीगेट हो गई, और उसको बोला गया, जो कॉम्प्लेक्स बना उसको साइटोप्लाज्म बोला गया। अभी क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इस साइटोप्लाज्म के अराउंड एक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया, और इस इंटायर स्ट्रक्चर को बोला गया ई बायोंट। तो देखिए +2 के अंदर ये ई बायोंट का जिक्र आता है। तो ई बायोंट है क्या, प्रिमिटिव लाइफ ओरिजिनेशन के टाइम पे न्यूक्लिक एसिड्स कह सकते हैं या फिर जो जीन्स बने हुए थे उनके अराउंड एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी कराने के लिए एक सब्सटेंस का एग्रीगेशन हुआ। उस एग्रीगेशन के अराउंड एक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया। उस डेवलपमेंट में होने के बाद जो एक वो कंपाउंड बना, जो एक स्ट्रक्चर बनी, उस स्ट्रक्चर को बोला गया ई बायोन्स या फिर प्रोटोबायोन्स। और ये घटना करीब 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 कब हुआ, 3500 मिलियंस ईयर अगो, 3500 ईयर्स, मिलियंस ईयर अगो। अब क्या हुआ, अब ऐसा कुछ हुआ होगा। देखिए क्योंकि ये साइंस है, इसके लिए आपको हर जगह या तो एग्जांपल्स की ज़रूरत होती है या फिर एविडेंसेस की ज़रूरत होगी। इसके स्पोर्टिंग में एविडेंसेस क्या हुआ, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नाइट्रोमोनास है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या काम करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करता है। तो मतलब ऐसा ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नाइट्रोमोनास, वो अमोनिया को किस में चेंज, नाइट्रेट में। तो मतलब उस टाइम पे ऐसी कंडीशंस थी, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप हुई जो कि गैसेस को वहाँ पे क्या कर रहे थे, एक दूसरे में इंटरचेंज कर रहे थे। दूसरा माइकोप्लाज्म, आपको पता है सबसे छोटी सेल जो है वो क्या है, पीपीएलओ, माइक्रोप्लूरो न्यूमोनियोलाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको माइक्रोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, सेल विदाउट डेवलप ए न्यूक्लियस, वैसे उसका न्यूक्लियस भी डेवलप नहीं होता है, बाहर की मेम्ब्रेन्स वगैरह भी डेवलप नहीं होती। सबसे छोटा माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है वो माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। तो इसी कड़ी में हम दूसरी बात देखते हैं कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन होगी, ये बड़ी बात है। यहाँ पे आप स्टार लगा के देख सकते हो, न्यूक्लियो प्रोटीन्स मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ लाइफ एट दिस टाइम। और जो स्ट्रक्चर्स उस टाइम पे बनी हुई थी, न्यूक्लियोटाइड्स बनने की वजह से बिगिनिंग ऑफ लाइफ हुई, और उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर बनी हुई थी वो आज के वायरसेस जैसी स्ट्रक्चर थी, और उस टाइम पे उनको बोला गया प्रोटोवायरस या फ्री लिविंग जीन्स। तो आप फ्री लिविंग जीन्स भी बता सकते हो कि प्रिमिटिव टाइम के अंदर जो सेल्स के जो एक सेल लाइक स्ट्रक्चर बनी थी जिसके अंदर फ्री जीन्स थे, और साइटोप्लाज्म था, बाहर एक सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो रखी थी, उसको प्रोटोबायोन्ट्स बोला गया उस टाइम पे, प्रोटो या फिर ई बायोन्ट्स बोला गया।
और ये अंदर जब न्यूक्लियो प्रोटीन्स डेवलप होगी, पहले क्या था उसके अंदर जीन्स डेवलप हो रखे थे, न्यूक्लियो प्रोटीन्स डेवलप होगी, मतलब एक प्रॉपर शेप के अंदर आ गया, जो एक जो क्या कहते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल था डीएनए वगैरह जीन, उनके अंदर न्यूक्लियर प्रोटीन्स आ गई, वो एक बॉन्डिंग अच्छी होगी, उसके अंदर मेम्ब्रेन डेवलप होगी। उस टाइम पे इसको बोला गया कि वो प्रोटो वायरस है। प्रोटो वायरस मतलब प्रोटो वायरस, वायरस जैसा। ठीक है स्टूडेंट्स, शायद आपको ये बायोजेनी थ्योरी समझ आई होगी। इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं कि साइटोप्लाज्म का कैसे डेवलप हुआ, इवायंट्स क्या बने, और उसका एग्जाम्पल्स एविडेंसेस क्या है। माइकोप्लाज्मा, माइक्रो नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया जो कि अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करता है। और जो मेन मेजर जो इवेंट था इसके अंदर वो था प्रोटोप्लाज्म का डेवलपमेंट, जो कि बिगिनिंग करता है लाइफ की, जो ऐसे सिम्टम्स देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो फिर हम इससे बात देखते हैं नेक्स्ट। इसको सेव करते हैं। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब नेक्स्ट पेज जो हमारा है, इसमें बताया गया है कि बायोजेनी जो है वो एक्सपेरिमेंटल, बायोजेनी जो थ्योरी था या कह सकते हैं ये, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था कि भी सिंपल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो फॉर्मेशन एक्चुअली में वहाँ पे हुआ था क्या, इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी मिला। देखिए मैंने बताया था ये बायो साइंस है, इसको आपको या तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए, डेफिनेटली एविडेंस होना चाहिए, ऐसे कोई प्रोटोटाइप होना चाहिए, तो ये इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ देखा गया। देखने वाले कौन थे? एडी स्टानले, एल मिलर और हैरोल्ड यूरे। इन 1953 के अंदर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया। इसके अंदर देखिए, पहले मैंने जब आपको पढ़ा रहा था थ्योरीज वगैरह, ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो वहाँ मैंने बताया था कि उस टाइम पे टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट था वो कैसा था, रिड्यूसिंग कंडीशन। तो इनके लिए भी ज़रूरी था कि ये ऐसा कोई अपरेटस बनाएं उनके अंदर कंडीशंस को रिड्यूसिंग रखें। उन्होंने क्या किया, जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर उन्होंने सब्जेक्ट किया किस चीज़ को, अमोनिया, नाइट्रोजन, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और H2O का कॉम्प्लेक्स बनाया। उसके अंदर एक वीक तक उन्होंने ओवन किया, उसको मतलब गर्म किया, और उसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया, इलेक्ट्रिक स्पार्क किया वहाँ पे, जो कि करीब करीब 1700 वोल्ट का था। वोल्ट का शॉक एक तरफ से मतलब लाइटनिंग जैसी कंडीशंस उन्होंने क्रिएट की। और वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स जो वो थे लाइट के लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहाँ पे उन्होंने गैस चैम्बर के अंदर क्रिएट किए। उससे क्या हुआ, एक कंडीशंस थी वो भी रिड्यूसिंग टाइप कंडीशंस बन गई। उसके साथ साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जो H2 जो हाइड्रोजन था, अमोनिया था, मीथेन थी, उनको एक रेशियो में लिया गया। हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन को 2:1:2 के रेशियो में लिया, और उनको कंडेंसेशन की प्रोसेस से गुजारा गया। और इसके साथ ही क्या हुआ, जो केमिकली एनालाइज, जब इस चीज़ का केमिकली एनालिसिस किया, जो प्रोडक्ट्स उनको बने, तो उन्होंने क्या पाया, मैं अभी बताता हूँ उनको क्या पाया। उन्होंने वैसा ही पाया जैसे कि पहले के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा बताया गया है कि वहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। अगर ऐसी कंडीशंस रही होंगी तो देखिए, उन्होंने ये अपरेटस जो है इसको बोलते हैं स्पार्क, इसको बोलते हैं स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस। इसके अंदर उन्होंने क्या लिया, इसके अंदर उन्होंने एक वैक्यूम क्रिएट करने के लिए वैक्यूम क्रिएट किया। यहाँ पे एक गैस चैम्बर लिया, उस गैस चैम्बर के अंदर करीब करीब 5 लीटर का फ्लास्क लिया, उसके अंदर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर्स वगैरह, इसका वाटर डाल के मिक्सर डाला इस उन्होंने, और उसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रिक रोड्स लगा रखी हैं जो कि 1700 वोल्ट का करंट क्रिएट कर रही थी। उसके साथ साथ इन्होंने जो वाटर को बाहर निकालने के लिए, हॉट वाटर को बाहर निकालने के लिए, या फिर उनके कूल वाटर डालने के लिए 2 नल भी लगाए। उसके सिर्फ नीचे का जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे क्या हुआ, जो इस कंडीशंस की वजह से जो भी मटेरियल बना था वो यहाँ पे एग्रीगेट हो गया यहाँ। उसके साथ साथ 500 डिग्री करीब 800 डिग्री के करीब वहाँ पे 80 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री के करीब वहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन किया गया। ठीक है, और इस अपरेटस को बोला गया था स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस।
तो स्टूडेंट्स ये जो मिलर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि उन्होंने लिया क्या क्या था। मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन और वाटर। टेम्परेचर कितना रखा था, 880 डिग्री। इलेक्ट्रिक वोल्ट कितना था, 1700 डिग्री, 1700 वोल्ट था। उन्होंने एक्यूमुलेट किया, गैस चैम्बर, इलेक्ट्रोड्स लगाए, गैस चैम्बर, ठंडा पानी, गर्म पानी, कंडेंसर लगाए, वैक्यूम क्रिएट किया। और कंडीशंस जो कैसी बनाई, उन्होंने रिड्यूसिंग कंडीशंस बनाई। तो उससे क्या हुआ, उनको जो मिला वो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट से। जब केमिकल्स को जो केमिकल्स बनाए थे, जब उन्होंने इन केमिकल्स को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने क्या पाया। उन्होंने पाया कि उन्होंने एक तो क्रोमेटोग्राफी, जो आप देखते हैं क्रोमेटोग्राफी, कलर क्या, जो कलर के बेस पे उन्होंने एक पेज के ऊपर कलर को चला के देखा, तो वो कहाँ तक डेंसिटी उनकी जा रही है, क्या कंपाउंड है। तो क्रोमेटोग्राफी और क्लोरीमीटर जो होता है, उसके बेस के ऊपर उन दोनों ने ऑब्जर्वेशंस की। उन्होंने पाया, दे फाउंड कि मैनी एमिनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन, अस्पार्टिक एसिड, फैटी एसिड्स, एसिटिक एसिड्स, और ये कुछ उनको इस तरह के मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिल गए थे उनको, फैटी एसिड्स भी मिल गए थे, जैसे एसिटिक एसिड्स वगैरह। लेकिन उनको क्या नहीं मिला, आप पूछ सकते हैं कई बार, उनको प्यूरिन और पेरिमिडिन्स वगैरह नहीं मिले। सीधी सी बात है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट रिएक्शंस की वजह से हो सकता है कि फॉर्मेशन हुए, क्योंकि उनको मिले नहीं, उन्हें ये एक्सपेरिमेंट के अंदर नहीं मिले। लेकिन उन्होंने बताया कि हो सकता है ये इंटरमीडिएट ऐसा कुछ रिएक्शंस रही होगी जिसकी वजह से नहीं मिले। ये आपको पता है कि न्यूक्लियर प्रोटीन है इंपॉर्टेंट, ये ऐसा रहा होगा। उन्होंने बताया कि दे वर फाउंड फ्रॉम देयर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो थे वो फाउंड टू बी, ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स थे वो हो सकता है एल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड के रिएक्शन से बने होंगे। जब हाइड्रोजन साइनाइड का उन्होंने फर्दर रेडिएशन करवाया, तो उनको एडिशनल अमीनो एसिड्स प्यूरिन, पैरामिडिन और प्यूरिन्स, पैरामिडिन्स वगैरह उनको इस रिएक्शन से मिल गए थे। उसी टाइम पे एक बहादुर नाम का कोई साइंटिस्ट था, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंटल ये सब करके देखा दोबारा अपने लैब के अंदर। उन्होंने पाया कि जब मिक्सर ऑफ ये सब किया, तो उन्होंने एक मिक्सर ऑफ एमिनो एसिड्स उन्होंने किया कैसे। उन्होंने एक तो मिक्सर ऑफ एमिनो एसिड्स और फेरिक क्लोराइड्स, और साथ में उनको मिले थे मिक्सर ऑफ एमिनो एसिड्स। रिएक्शंस क्या की थी, उन्होंने फेरिक क्लोराइड की और पैरा फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रॉन्ग सनलाइट के अंदर रिएक्शन करवाया। उन्होंने ये काम उन्होंने किया, फेरिक क्लोराइड और पैरा फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रॉन्ग एमिनो एसिड के लाइट में। तो उन्होंने जब रिजल्ट मिला उसको बहुत सारे मिक्सर ऑफ एमिनो एसिड्स। उसी टाइम पे एक फॉक्स नाम के बंदे ने भी काम किया एमिनो एसिड्स का। उन्होंने भी जब हीटिंग किया 60 डिग्री के ऊपर कुछ टाइम के लिए न्यूक्लियोटाइड और सल्फेट को, तो उनको भी बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिले। तो कहने का मतलब है कि ये बात यहाँ से प्रूव हो रही थी कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसके अंदर प्रिमिटिव कंडीशंस ऐसी थी, तो धीरे धीरे सिंपल इनऑर्गेनिक्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एमिनो एसिड्स बने, प्रोटीन, ग्लाइसिन, और ये टाइम बहुत लंबा, मिलियंस ईयर्स का टाइम स्पेंड हुआ इसके अंदर और चले गए। उसको इन जो मिलर का और इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसको प्रूव करने के लिए उसको हेल्पफुल डाटा जो मिलता है, वो आज के टाइम पे जो सैटर्न है, जुपिटर है, वहाँ पे ऐसा का ऐसा एनवायरनमेंट है जैसा मिलर वगैरह ने इन्होंने क्रिएट किया था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। तो मतलब वो आज हो सकता है कि वो जो ग्रह है वो काफ़ी लेट डेवलप हुए हों, उनका फॉर्मेशन हुआ हो, और वो आज इसी तरह की कंडीशंस में है कि मे बी आफ्टर सम टाइम देयर विल बी लाइफ। मिलियंस ईयर्स की प्रोसेस है कि एक दिन का नहीं है। आज भी अगर पुरानी चट्टानें कहाँ मिलती हैं, तो उनके अंदर भी ऐसे पुराने जो रॉक्स जो हैं उनके अंदर ऐसे चीज़ें मिलती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम वाटर की। वाटर जो है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जो कंडीशंस थी वो उनको फेवरेबल बनाने के लिए वाटर का क्या रोल रहा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। मैंने एक बार आपको बीच में बताया था कि हाल्डने ने ऐसा बताया था कि जब कंडेंसेशन की प्रोसेस होके जो स्टीम के फॉर्म में, वेपराइज्ड फॉर्म में
पानी था वो, और कूल्ड अर्थ के कूल डाउन होने से क्या हुआ, सागर बन गए थे, ओशियंस का क्रिएशन हो गया समुंदर, और उनकी वजह से क्या, उसके बाद फर्दर रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई, और जो छोटे छोटे प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हो गए, ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, उनके लिए ब्रोथ का काम किया वाटर ने। जैसे कि मैंने बताया था सौंप जो होती है, सौंप पीते हैं, उसके अंदर मान लो गिलास के अंदर पानी है, उसके अंदर सौंप डाल दिया, तो वो लोग जो सौंप के पार्टिकल हैं सूप में, तो वो मतलब एक क्या कह सकते हैं, चाय के अंदर, यूँ मान लो चाय के अंदर चाय पत्ती है, तो चाय वो पानी की तरह काम कर रही है। चाय पत्ती जो है वो जो प्रोटीन्स या जो अमीनो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए हैं, वो वाला काम कर रहे हैं। तो ये रोल ऑफ वाटर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वाटर की जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं। देखो आपको पता है कि 4 डिग्री से 90 डिग्री तक लेके वाटर एग्जिस्ट करता है, मोस्टली लिक्विड फॉर्म के अंदर। और ये दूसरा, ये स्टेबल कंपाउंड है। ये जो एक तरफ से इसका टेम्परेचर के अंदर ज़्यादा सडनली चेंज नहीं होता, ये बफर का काम किया इसने। एक्सलेंट सॉल्वेंट है ये चीज़ों को घोलने के लिए, और हमारे लिए ऑर्गेनिज्म के लिए कह सकते हैं हम सोर्स ऑफ क्या है, ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। उसी तरह अगर जब ये फ्लैट अगर हल्की होता है, जब अगर आइस की फॉर्म में होता है, तो ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है और लाइटर हो जाता है। इसकी वजह से मान लो समुद्र के ऊपर कहीं बर्फ़ गिरी हुई थी, उसके अंदर नीचे क्या हुआ, उसके नीचे के ऑर्गेनिज्म थे, उनको क्या हुआ, एक सेटलर मिल गया, उनको एक जगह मिल गई, एक हैबिटेट एक टाइप से मिल गया, जो बाहर के आने वाले रेडिएशन से बचा गया। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, जो लिपिड्स का फॉर्म, जो लिपिड्स फॉर्म होती है, बाइलेयर होती है, वाटर उसके साथ क्या करता है, उसके साथ हाइड्रोफोबिक बाहर से इंटरेक्शन शुरू करता है, तो वो भी एक वाटर के लिए बड़ा, वाटर जो है उसके वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हाइड्रोलाइसिस तो आपको पता है कि स्प्लिटर बोलते हैं इसको, क्योंकि ये क्या चीज़ों में क्या कर तोड़ने भी काम करता है। तो सेव वाटर सेव लाइफ। ठीक है स्टूडेंट्स।